बट उर्मिला जी, ये जो एक सवाल खड़ा हो रहा है कि लोग ये सवाल तो पूछेंगे सतपाल मलिक से कि भाई आप आज क्यों बोल रहे हैं, और उस वक्त भी, हालांकि उस वक्त भी ये कुछ बातें छन छन कर आई थी, लेकिन जिस तरीके से एक इंटरव्यू, दूसरे इंटरव्यू, तीसरे इंटरव्यू को आप बोफोर्स बनाने की बात कर रहे हैं, तो अगर ये सवाल पूछा जाए कि जब धारा 370 को खत्म करने की बात की जा रही थी तब आप क्यों चुप थे, जब जब ये सीआरपीएफ का मसला था उस वक्त आप क्यों नहीं बोले, और ये बात अमित शाह ने भी कही है, तब आप क्यों नहीं बोले, आज क्यों बोल रहे हैं आप? बिल्कुल आपका सवाल वैलिड है, और जो मैं इफ्तिकार साहब को सुन रहा था, देखिए मैं कोई जरूरी नहीं कि उनकी हर बात से सहमत हूं, और मैं कई उनकी बातों से असहमत हूं, मौकरी वगैरह कहना या जो एडजेक्टिव सुन के हैं उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। लेकिन मैं एक बात जरूर मानता हूं कि ये जो सतपाल मलिक का 23 अगस्त संभवतः वो ज्वाइन किए थे, जहां तक मेरे को याद आ रहा है, गवर्नर के रूप में 2018 में, और वो अक्टूबर 2019 में वहां से विदा हुए। तो इस दरमियान दो बड़े मामले सामने आए, इतने बड़े, जिनको लेकर आज चर्चा है पूरे देश में, दुनिया में। तो अब इसमें मैं दो इसकी श्रेणियां देखता हूं, दो कैटेगराइजेशन है दोनों दोनों घटनाक्रमों की। एक तो वो है जो आप पुलवामा का पूछ रहे हैं, और और दूसरा जो है वो जो रिश्वत कांड, कथित रिश्वत कांड जो मसला है। ये दो ऐसे हैं जिन पर सतपाल मलिक लगातार बोल रहे हैं, और जिसको मीडिया में भी पॉपुलराइज किया जा रहा है, या मीडिया में भी जिसको काफी कवर किया जा रहा है। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया में पुलवामा को लेकर कवरेज नहीं है, रिश्वत कांड को लेकर भी उतना नहीं है, कभी कभी अंग्रेजी अखबारों में छप जाता है। लेकिन एक जो तीसरा जो पहलू है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका जिक्र प्रकारांतर से इफ्तिकार साहब ने किया, मैं उसको खुलकर करना चाहता हूं कि सतपाल मलिक बुनियादी तौर पे सोशलिस्ट धारा के आदमी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में आए, और बहुत सारी पार्टियों के लोग भारतीय जनता पार्टी में आजकल शामिल होते रहे, लेकिन वो कहते हैं कि मेरी बुनियाद तो सोशलिस्ट धारा ही है। तो सोशलिस्ट धारा का होने के बावजूद आर्टिकल 370 के इशू पर जिस तरह उनको खिलौने की तरह इस्तेमाल किया संघ और भाजपा ने, ये बात समझने की है कि आखिर सतपाल मलिक उस पर क्यों नहीं कुछ बोलते। और वो जो उन्होंने जो फैक्स मशीन की बात कही, मैंने राजभवन देखा है जम्मू कश्मीर का, क्योंकि श्रीनगर लंबे समय तक आता जाता रहा हूं। तो अब फैक्स मशीन कहीं की खराब हो जाए राजभवन में, ये तो बड़ा हास्यास्पद है। और मान लीजिए खराब भी हो जाए तो बहुत सारे और तरीके हैं आज के दौर में संवाद और संप्रेषण के, लेकिन सरकार का वजूद न होना, उसमें जिस तरह का किरदार निभाया गवर्नर साहब ने, वो एक अलग सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर कोई चर्चा नहीं है। तो एक आइडियोलॉजिकल प्रश्न है, और दूसरा जो प्रश्न है, उसके दो पहलू हैं। एक स्कैंडल है, और एक जो है सुरक्षा से जुड़ा, जवानों की सुरक्षा से जुड़ा मसला है। तो इसलिए मैं 370 पर थोड़ा से और बोलकर अपनी बात खत्म करूंगा कि देखिए, आर्टिकल 370 पर जो सोशलिस्ट धारा के बड़े नेता रहे हैं, उन्होंने इसको इंडोर्स किया था। और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला स्वयं एक सोशलिस्ट विचारधारा के व्यक्ति थे, जिनको भारत के जम्मू कश्मीर के जो बहुत सारे खेमे थे, मुस्लिम कम्युनिटी के ही हो सकते हैं, हिंदू कम्युनिटी के हो सकते हैं, वो उनको बेइंतहा प्यार करते थे और बेइंतहा नफरत भी करते थे। आप जानते हैं, प्रजा परिषद वालों को जानते हैं, आप जो मिलिटेंसी बाद में इमर्ज की उनको भी जानते हैं कि किस तरह उन्होंने उनको हीरो के बजाय विलेन मानना शुरू किया शेख साहब को। लेकिन शेख साहब ने जम्मू कश्मीर में सोशलिस्ट एजेंडा लागू किया था, और उस आदमी ने जो जम्मू कश्मीर में जो लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर भारत का एक खुशहाल राज्य है। अगर मिलिटेंसी को खत्म कर दें, अगर इग्रो थोड़ा सा अलग दरकिनार कर दें, तो जम्मू कश्मीर भारत के विकसित राज्यों में कम से कम अविकसित और अर्धविकसित राज्यों में नहीं है। इंडेक्स में आज भी वो 17वें नंबर पर है, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो 16वें या 17वें नंबर पर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। मैंने जम्मू कश्मीर की सड़कों पर भीख मांगते बहुत कम लोगों को देखा है, बहुत कम लोगों को देखा है। और लोग ठीक ठाक कपड़ा पहनते हैं, ठीक से खाते हैं, ठीक से जीते हैं, जबकि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है उस राज्य का बहुत ज्यादा, हल्का फुल्का छोटे मोटे काम है। तो मेरा ये कहना है कि आर्टिकल 370 जिसके सारे स्ट्रक्चर्स को ध्वस्त किया जा चुका था पहले ही, जिसके बड़े बड़े जो पहलू थे सब उसको उसका इरोजन किया जा चुका था। तो आखिर इस आइडियोलॉजिकल प्रश्न पर गवर्नर साहब ने अपनी असहमति क्यों नहीं दर्ज कराई,
कि भाई आप इस 370 जो मरे हुए सांप को बार बार लाठी मार रहे हैं, इसका क्या मतलब है? क्या ये केवल हिंदू मुसलमान और कश्मीर के खिलाफ शेष भारत को खड़ा करके और हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करने का इरादा नहीं था देश में? देखिए, मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर का मसला जो मौजूदा सरकार उठाती है, उसका मकसद जम्मू कश्मीर की आवाम से केवल बदला लेना नहीं होता है, उसका मतलब होता है कि शेष भारत में हिंदू मुस्लिम करना है, पोलराइजेशन करना है, इसलिए कश्मीर का मसला उठा दो, ये असल कहानी होती है। मेरा ये मानना है कि 370 जो है उसका जो भी रूप बचा हुआ था, उसके होने से जब भारत की एकता अखंडता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था, उससे न तो पाकिस्तान को फायदा होने वाला था, न किसी कट्टरता को फायदा होने। मुझे आइडियोलॉजिकल एक व्यक्ति जो अपने को मानते हैं सतपाल मलिक और लोहिया और तमाम जयप्रकाश नारायण वगैरह, इस नाते मुझे उन पर एक गंभीर सवाल उठता है कि आखिर उन्होंने एक खिलौना क्यों बन गए? वो 18 से 19 में ऐसा लगता है कि उनको इसीलिए ले जाया गया कि चलिए हम आपसे एक हिस्टोरिकल ये काम करा लें ताकि इतिहास में आप इस रूप में दर्ज होंगे। तो जब बाद में इतिहास लिखा जाएगा कि जम्मू कश्मीर में क्या क्या सरकार ने कराया और किया, उसमें यह भी एक नाम होंगे, श्रीमान सतपाल मलिक साहब। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।